हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं उपकल्पना के बारे में, यानी हाइपोथेसिस। तो उपकल्पना का मतलब होता है कि जब अनुसंधानकर्ता किसी अनुसंधान कार्य को शुरू करने से पहले विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित कुछ सामान्य अनुमान लगा लेता है, तो उसे ही हम उपकल्पना कहते हैं। यानी कि रिसर्च करने से पहले रिसर्च के टॉपिक के बारे में, यानी जिस पर रिसर्च करने जा रहा है, जब अनुसंधान करता है उसके बारे में पहले से पूर्वानुमान लगा लेता है, तो उसे हम उपकल्पना कहते हैं। ये उपकल्पना सही है या गलत है, ये तो रिसर्च करने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि जो फैक्ट आते हैं, जो रिज़ल्ट निकल कर सामने आता है, उसी के बेस पर पता चलता है कि अनुसंधानकर्ता ने जो अनुमान लगाया था वो किस हद तक ठीक है और किस हद तक गलत। तो ऐसे अनुमान का उद्देश्य आगामी अध्ययन के लिए एक निश्चित दिशा का निर्धारण करना है, जिससे अनुसंधानकर्ता इधर उधर न भटक कर एक सुनिश्चित आधार पर तथ्यों को एकत्रित कर सके। तो इस जो अनुसंधान होता है, इसका जो उपकल्पना होती है इसलिए बनाई जाती है ताकि जो रिसर्च है उसे एक दिशा मिल सके, अनुसंधानकर्ता इधर उधर ना भटके। हालांकि जो उपकल्पना होती है वो पूरी तरीके से सही नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक अध्ययनकर्ता को एक दिशा देती है कि वो इधर उधर ना भटके और अपने टॉपिक पर ध्यान लगाते हुए अपने रिसर्च को पूरा करे, यानी फैक्ट जो इकट्ठे करने उन्हें इकट्ठा करे। उदाहरण के लिए जैसे कि हमें ये पता लगाना है कि बाल अपराध जो है, चाइल्ड जो अपराध होते हैं, जो बाल अपराध, ये किस वजह से होते हैं। तो इनका अगर हमें पता लगाना हो तो एक अनुसंधानकर्ता ये उपकल्पना बना सकता है कि टूटे हुए परिवार और दोषपूर्ण संगति बाल अपराध का प्रमुख कारण है। यानी कि जब जो पारिवारिक माहौल है वो सही ना हो और बच्चे परिवार की तरफ से डिस्टर्ब हों, तब बाल अपराध ज़्यादा होते हैं। तो ये इस तरह की उपकल्पना बनाई जा सकती है। लुनबर्ग के अनुसार अपने प्रारंभिक स्तर पर उपकल्पना एक अनुमान, कल्पनात्मक विचार अथवा पूर्वानुमान आदि कुछ भी हो सकती है, जो बाद में किसी भी क्रिया अथवा अनुसंधान का आधार बन जाती है। मतलब कि शुरुआत में जब कि कोई रिसर्च करने वाला उपकल्पना बनाता है, तो वो एक तरह से उसका विचार भी हो सकता है, उसका अनुमान भी हो सकता है, या उसकी कल्पना भी हो सकती है। इसे हम कुछ भी कह सकते हैं जब एक अनुसंधान करता उसे बना रहा होता है, लेकिन बाद में यही उपकल्पना उसके अनुसंधान का, यानी उसकी रिसर्च का आधार बन जाती है। गुडे और हार्ट के अनुसार कल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। मतलब कि उपकल्पना जो बनाई जाती है वो सीधी तब होती है जब रिसर्च पूरी कर ली जाती है, उसके आधार पर जो फैक्ट इकट्ठे किए गए होते हैं वो उसी के बेस पर उसकी परीक्षा की जा सकती है। क्योंकि जो पहले से हमारे माइंड में जो विचार होते हैं, जिसके बेस पर कोई भी रिसर्च करने वाला उपकल्पना को बनाता है, वो एक तरह से झूठ भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो वो उसके अनुमान की जो जांच होती है वो रिसर्च पूरी होने के बाद ही होती है, क्योंकि रिसर्च पूरी होने के बाद ही जो रियल जो फैक्ट है वो निकल कर सामने आते हैं और उसी के बेस पर हम अपनी उपकल्पना को प्रमाणित कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं उपकल्पना की विशेषताओं के बारे में। तो सामाजिक और बौद्धिक जीवन, चाहे किसी तरह के भी समाज हो, हर व्यक्ति किसी न किसी तरह की उपकल्पनाएं बनाता है, लेकिन इन उपकल्पनाओं को हम अनुसंधान के क्षेत्र में नहीं रख सकते क्योंकि ये वैज्ञानिक नहीं होती। तो उपकल्पना की विशेषताओं में पहले नंबर पे आती है स्पष्टता। तो उपकल्पना को बनाते समय अनुसंधानकर्ता को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जिन शब्दों और भाषा का प्रयोग अपनी उपकल्पना में कर रहा है वो सरल और स्पष्ट होने चाहिए, जिससे सभी लोग उसे आसानी से समझ सकें। क्योंकि अगर वो कठिन शब्दों का यूज़ करता है या ऐसे शब्दों को यूज़ करता है जो कि डेली यूज़ में नहीं आते, तो ऐसे शब्दों को समझने में आम लोगों को दिक्कत होती है। तो वो उपकल्पना को बनाते समय जो भाषा है उसकी आसान रख के, शब्द डेली जो इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं सिर्फ उनको ही ले। सेकंड नंबर पे आता है अनुभव सिद्धता।
उपकल्पना को बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उपकल्पना किसी आदर्श को प्रस्तुत करने वाली ना हो। मतलब कि आदर्श को प्रस्तुत करने वाली उपकल्पना ऐसी होती है जैसे कि किसी चीज़ के बारे में हम कॉमनली सोच लेते हैं, जैसे कि सभी जो अधिकारी होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं, सभी पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। मतलब एक कॉमन एक एक पेशे से जुड़े हुए लोगों के बारे में एक कॉमन सोच बना लेने को हम आदर्श उपकल्पना के तौर पर रखते हैं। तो इस तरह की धारणा बना लेने से जो सच है वो कभी भी निकल कर सामने नहीं आता। ऐसी रिसर्च कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती, यानी रियल फैक्ट पर आधारित नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बारे में हमारे जो सोच है वो आदर्श उपकल्पना के आधार पर बन जाती है कि सभी लोग एक जैसे होते हैं। तो उपकल्पनाएं जो हैं इन आदर्शात्मक जो उपकल्पनाएं हैं इनसे दूर होनी चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक उपकल्पनाएं होनी चाहिए। यानी कि हमें ये मानना चाहिए कि सभी लोगों के बारे में एक जैसी धारणा नहीं बनाई जा सकती। तो थर्ड नंबर पे आता है विशिष्टता। उपकल्पना जो है वो सामान्य ना होकर विशिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर सामान्य उपकल्पना बना ली जाती है तो सभी पक्षों का एक साथ यथार्थ अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि अगर हम उपकल्पना बनाते समय उसे एक सामान्य उपकल्पना बना लेते हैं, यानी कि सामान्य उपकल्पना का मतलब होता है कि हम अध्ययन के सभी पक्षों को उसमें रख लेते हैं, तो एक जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो नहीं हो पाता। क्योंकि अगर कोई अध्ययन करता सभी पक्षों के बारे में एक साथ तथ्य इकट्ठा करना चाहेगा, तो रिसर्च एक जो वैज्ञानिक रिसर्च है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये सभी पक्षों के बारे में तथ्य इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए जो उपकल्पना है वो विशिष्ट होनी चाहिए, यानी वो सिर्फ किसी एक ही पक्ष को लेकर बनाई गई हो, ताकि जो अध्ययन से रिलेटेड जिस चीज़ का अध्ययन किया जा रहा है, मतलब जिस पर रिसर्च की जा रही है, उसके सिर्फ एक पक्ष को बेहतर ढंग से समझा जा सके, उसके एक पक्ष को अच्छे से एक पक्ष से जुड़े हुए अच्छे से फैक्ट उसके इकट्ठे किए जा सके, जिससे कि अध्ययन जो है वास्तविक हो सके। फोर्थ नंबर पे आता है उपलब्ध परिविधियों से संबंध। यानी उपकल्पना इस तरह की होनी चाहिए जिसका जो पहले से उपलब्ध परिविधियां हैं उनके द्वारा उसका परीक्षण किया जा सके। यानी कि जब कोई सिद्धांत बनाया जाता है, गुडे और हार्ट ने लिखा है कि एक सिद्धांत बनाने वाला जो ये नहीं जानता कि उसकी उपकल्पना की जांच करने के लिए कौन सी परिविधियां उपलब्ध हैं, उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल ही रह जाता है। इसका मतलब है कि जो उपकल्पना है वो इस तरह की बनाई जानी चाहिए कि जो परिविधियां हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि अनुसूची, प्रश्नावली, या जो और अनुसूचियाँ हैं अनुसंधान की, जो और परिविधियाँ हैं अनुसंधान की, उनके ज़रिए उसे प्रमाणित किया जा सके, उसका परीक्षण किया जा सके। तो एक तरह से एक वास्तविक उपकल्पना का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसे कि जांचा परखा जा सके और उसके रिजल्ट एक जैसे होने चाहिए। चाहे उसे कोई भी उसे प्रमाणित करने की कोशिश करे, उसका परीक्षण करे, तो उसके जो रिजल्ट हैं सभी जगह एक जैसे होने चाहिए। तो जो उपकल्पना है उसे रियल फैक्टों के आधार पर बनाना चाहिए, और जो प्रविधियाँ पहले से उपलब्ध हैं हमारे पास, जिसके ज़रिए हमने रिसर्च किया है, उनके द्वारा उसका परीक्षण हो सके। फिफ्थ नंबर पे आता है सिद्धांतों से संबंधित। उपकल्पना को बनाते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि वह पहले से प्रस्तुत किए गए किसी सिद्धांत से संबंधित हो। इसका मतलब है कि जब कोई भी उपकल्पना ऐसे बनाई जाती है कि जो पुराने सिद्धांत जो प्रस्तुत किए गए हैं, पुराने सिद्धांत उनसे कोरिलेट हो रही हो। तो क्योंकि जब कोई चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है तो उसके बेस पर अध्ययन करना आसान हो जाता है, ना कि एक स्वतंत्र उपकल्पना बनाकर अध्ययन करना। क्योंकि जब कोई एक स्वतंत्र उपकल्पना होती है तो उसे लेकर चलने में एक तरह की कठिनाई होती है, क्योंकि जो पहले से किसी सिद्धांत से रिलेटेड
होकर बनाई गई उपकल्पना होती है, उसके ज़रिए चीज़ों को जो एक दूसरे से जोड़ना आसान हो जाता है। तो जो उपकल्पना है वो इस तरह की बनाई जानी चाहिए कि जो पुराने सिद्धांत आए हुए हैं वो उनसे कोरिलेट की जा सके, उनसे वो जुड़ी हुई हो, और जिससे कि अनुसंधान व्यवस्थित तरीके से हो सके और कोई फैक्ट कुछ फैक्ट हम पुराने सिद्धांतों से भी ले सकें। तो इस तरह से जब कोई चीज़ कोरिलेट करके बनाई जाती है तो उसे एक दूसरे से जोड़ने में आसानी होती है। तो ये जो उपकल्पनाएँ होती हैं वो रियल फैक्ट पर बेस होनी चाहिए, साथ ही वो एक एक पुराने जो सिद्धांत हैं उनसे जुड़ी हुई होनी चाहिए, और उन्हें परीक्षण करने पर जो भी परीक्षण उनका करे उनके रिज़ल्ट एक जैसे होने चाहिए। तो ये थे हमारे जो उपकल्पना के बारे में, उपकल्पना की जो विशेषताएँ थी उसके बारे में हमने पढ़ा। क्योंकि उपकल्पना एक तरह से अनुमान होता है जिसे कि हम रिसर्च करने के बाद ही जान सकते हैं, क्योंकि जब फैक्ट आते हैं तभी पता चलता है कि हमारा अनुमान जो है अपने रिसर्च के टॉपिक के बारे में कितना सही है कितना नहीं। तो ये थी उपकल्पना की विशेषताएँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।